ओमान देश के सुल्तान भारत के अंदर अराइव कर चुके हैं अपने 3 दिन के स्टेट विजिट के लिए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं भारत और ओमान की, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। और ये संबंध आज से नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज से लगभग 6000 साल से ही ना दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध थे, लोगों के बीच में, ठीक है? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको अगर देखने को मिलेगा कि जब हम बात करते हैं ना इंडिया और यहाँ पे ओमान की, तो दरअसल में ना यहाँ पे हमारी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसी के माध्यम से ओमान देश को यहाँ पर हम क्या करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। तो काफ़ी सारे लोगों का इनफैक्ट ये भी मानना है कि जो ओमान है ना, वो भारत का जो अखंड भारत का सपना हम बात करते हैं ना, तो अखंड भारत के अंदर काफ़ी लोग ओमान को भी ऐड करते हैं। बट एनीवेज़ इसको नहीं डिस्कस करेंगे। बट आई एम श्योर कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि भारत और ओमान के रिश्ते कितने लंबे टाइम तक जाते हैं। लगभग 5000 से 6000 पुराने हमारे दोनों देशों के बीच में यहाँ पे रिश्ते देखने को मिल जाएँगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो उसके अंदर भी इसकी मेंबरशिप है। तो वहाँ पर भी अच्छे संबंध बनाने के अंदर ओमान हमारी हेल्प करता है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, यहाँ पर ज़रा नोटिस करना। देखो, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाती है, राइट? उसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में एंड गल्फ ऑफ ओमान के बारे में। जब भी हम बात करते हैं ना, स्पेशली कच्चे तेल की, जब हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल की यहाँ पे बात होती है, तो इंडिया के लिए जो हमारा कच्चा तेल आता है, तो लगभग 1/5 यहीं से होकर गुज़रता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो अपने आप में ओमान उसी के बिल्कुल गेटवे पे हमें देखने को मिल जाएगा। डिफेंस पार्टनर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इंडिया के द्वारा यहाँ पे ओमान को दी जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस कर पाओगे, तो सारे तरह से ओमान हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट ओमान के लिए इंडिया वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है। यूएई इनका सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फॉलोड बाय चाइना। तीसरे नंबर पे हमारा भारत आ जाता है। उसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ दुक, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है? इंडिया की जो प्रेज़ेंस है इस एरिया के अंदर बढ़ाने के अंदर, इस पोर्ट का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में यहाँ पे आप जानते हो, जो पोर्ट ऑफ ग्वादर, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, तो थोड़ा-सा बैलेंस बनाने के लिए भी ये चीज़ हमारे लिए हेल्प कर जाती है। बाकी ईरान के अंदर आप जानते हो चाबहार पोर्ट भी इंडिया के साथ में ही है। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो इस एरिया की आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और इमेजिन करो, जब हम बात करते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, आप जानते हैं सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत से होकर गुजरती है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत से गुजरने से पहले जो ओमान देश है ना, वहाँ से भी ये होकर गुजरती है। ये फैक्ट आपको अपने ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से ये चीज़ पता होनी चाहिए। थोड़ा-सा मैं आपको गल्फ ऑफ ओमान के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये क्या करता है, ये अरेबियन सी को आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। बाकी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आप देख सकते हो। गल्फ ऑफ ओमान की, ओमान ऑन द साउथ, यूएई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको ईरान देखने को मिल जाएगा और थोड़ा पाकिस्तान का कुछ एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो एक तरह की एकमात्र एंट्री है, अगर आपको पर्शियन गल्फ वाली साइड जाना होता है, तो इसी माध्यम से आप यहाँ पे जा पाओगे। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट बन जाता है। पर दिक्कत पता क्या है? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर देखा गया है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेड जोन मतलब जहाँ पर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है या बहुत ही कम ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंसर्न वाले एरियाज़ हैं। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, ठीक है, चाबार पोर्ट हो गया, पोर्ट सुल्तान हो गया ओमान के अंदर, पोर्ट फजीरा हो गया यूएई के अंदर, और आपका खोर फकान जो कंटेनर टर्मिनल है यूएई के अंदर, ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं इस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग, जो आपको डेफिनिटली पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का ओमान के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो डेट है आज की 16 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना 16 दिसंबर की, तो ये दिन आपको पता होना चाहिए। दरअसल में ना 1971 की ये तस्वीर आप जानते होंगे, 16 दिसंबर बहुत बार सोशल मीडिया के अंदर ये पॉपुलर रहती है। तो ये दिन को हम लोग ना विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते होंगे 1971 के अंदर जब इंडो पाक वार हमें देखने को मिली और साथ ही साथ बांग्लादेश का फॉर्मेशन, उसका लिबरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के द्वारा ना सरेंडर किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो होता है ना, उसको साइन किया गया था। तो इसलिए ये दिन हमारे लिए, हमारे जो बहादुर वीर हैं, उन्होंने जो काम किया, उसको रिकॉग्नाइज़ करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम। अब सर, ये जेम क्या है? जेम इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो बेसिकली ना ये एक पोर्टल है। सर कैसा पोर्टल? देखो, जैसे आप अमेज़न पे जाते हो, बिल्कुल ठीक बात है, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वहाँ पर जाकर कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है?
तो इसी तरह से भारत देश के जो अलग-अलग आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको भी तो कुछ सामान खरीदना होता होगा। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे कुछ स्टेशनरी खरीदनी है या कुछ भी इस तरह से अलग-अलग तरह की चीज़ें खरीदनी हो सकती हैं। तो वहाँ पर वो कैसे खरीदेंगे? वो इस पोर्टल के माध्यम से खरीदेंगे। तो वो जाएँगे जेम पोर्टल के ऊपर, वहाँ पर जाके अलग-अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज़ को यहाँ पे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस पोर्टल को लाए जाने की ज़रूरत क्या है? ये पोर्टल इसलिए 2016 के अंदर लाया गया था ताकि ना कहीं न कहीं हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, स्पीड है, वो बढ़ पाए। क्योंकि देखो, आजकल के टाइम के ऊपर होता पता क्या है? बहुत सारे करप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी कुछ इस तरह की प्रोक्योरमेंट होती है। पर अगर हमने सबको ऑनलाइन कर दिया, हमें प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस दिख पा रही हैं, किसने क्या खरीदा, सारे सेलर्स के लिए प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी होएगी और साथ ही साथ आप देख पाओगे ना यार ये 2 सेलर्स हैं मान लो बेच रहे हैं जो पर्टिकुलर चीज़ को, तो कौन सस्ता बेच पा रहा है, हमने कोई और प्रोडक्ट क्यों खरीदा, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से ना सारा ये जो करप्शन वाला मुद्दा हो गया, ये भी कहीं न कहीं रिज़ॉल्व हो जाता है एंड चीज़ों की प्रॉपर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में ना यहाँ पे थोड़ी प्रेफ़रेंस दी जाती है आपके एमएसएमईज़ को, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ हो गया, आपके स्टार्टअप्स को। आपके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक बेनिफिट दिया जाता है कि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा यहाँ पे शोकेस किए जाते हैं। तो उनको भी यहाँ पे एक आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बेनिफिट कर रही हैं। तो अभी ऐसा बताया गया है कि इस साल के अंत तक ना मतलब फिस्कल ईयर के अंत तक साढ़े 3 लाख करोड़ तक का जो गुड्स एंड सर्विसेज़ का प्रोक्योरमेंट इतना एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ध्यान रखना कि परचेज़ जो है ना गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर वो बोल सकता है आपको कि ये वॉलंटरी है, नहीं, वॉलंटरी नहीं है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आरपीपी प्रोग्राम, रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा? देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, जीएस के भी और सीसेट के भी। साथ ही साथ आपका सीसेट का मॉड्यूल और भी बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है। साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपीज़ मिलेगी प्रीलिम्स वाला उड़ान बुकलेट्स की। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज़ कुछ गलतियाँ करोगे, रोज़ उनसे सीखोगे एंड इस तरह से आप अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ भी कर पाओगे एंड कहीं न कहीं आपकी एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है एंड साथ ही साथ अगर आप इसको प्रीलिम्स को क्लियर करते हो, तो आपको सृजन का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिल जाएगा जहाँ पर कंप्लीट मेंस गाइडेंस आपको प्रोग्राम यहाँ पे इस पे दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना सब जगह अवेलेबल है, तो आप डेफ़िनिटली इसको जॉइन कर सकते हो। नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसको भी फिल कर सकते हो या फिर नीचे डायरेक्टली मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा इस प्रोग्राम का, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज़ ऑफ ई-सिगरेट्स। इसका क्या अर्थ है सर? देखो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है। डब्ल्यूएचओ ने ये बात नोटिस करी कि ना हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ई-सिगरेट्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जाता एंड उस वजह से पता क्या होता है? जो छोटे-छोटे बच्चे हैं मतलब इवन 12 साल, 13 साल, वो बच्चे भी ना ई-सिगरेट्स को पीने लग गए हैं, ठीक है? इस तरह की जो आप सिगरेट्स देखते हो ना, ये देखने में बहुत ही कूल सी लगती हैं एंड इस वजह से बहुत सारे लोग इनको पीने लग जाते हैं कि यार मेरे दोस्त पी रहे हैं तो मैं भी पीऊँगा एंड धीरे-धीरे पता क्या होता है? वो निकोटीन के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने कहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ जो है ना, वो ढंग से एफर्ट्स नहीं ले रही ई-सिगरेट्स के रिगार्डिंग। इंडिया ने लिया हुआ है, मैं बताऊँगा अभी उसके रिगार्डिंग, बट दुनिया की और कंट्रीज़ ने प्रॉपर एफर्ट्स यहाँ पे नहीं लिए हुए, जिस वजह से काफ़ी सारे हार्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना, पहले तो समझो ई-सिगरेट आखिर होती क्या है? ये समझना, जैसे ये इस तरह की आपको ना एक ई-सिगरेट देखने को मिलती है, ठीक है? तो एक्चुअल में ना जो ई-सिगरेट होती है, उसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो देखो ना ये नीचे वाला पार्ट है, ये होती है आपकी ये इसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो यहाँ पे बैटरी होनी पड़ेगी। यहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं एटमाइज़र और ऊपर एक आपका इस तरह से एक एक बॉक्स कह लो या फिर एक चैम्बर कह लो, एक जगह होती है बेसिकली जहाँ पर ना आप लिक्विड डाल सकते हो, ठीक है? तो जब आप बैटरी को ऑन करोगे, तो ये जो वाला ऊपर आपको लिक्विड दिख रहा है ना, तो इसमें पता क्या होता है, ये लिक्विड की जो बात कर रहा हूँ, तो जब ये बैटरी ऑन होगी, उस वजह से क्या होगा, ये लिक्विड गर्म होने लगेगा। गर्म होने लगा तो उससे क्या बनेगी? सर उससे भाप बनेगी, जिसको आप वेपर बोलते हैं। तो इसी वजह से ना जब मैं बात करता हूँ इसकी ई-सिगरेट्स की, इसको वेपर या वेप के नाम से भी हम जानते हैं।
तो बेसिकली इंडिया ने ना इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो 2019 के अंदर हमने इसको एक्ट भी लिया है, जिसका नाम क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। और यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोहिबिट कर दी ताकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इश्यू वाला है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अगर आप कभी दिल्ली वगैरह में देखते हो, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि यार हाँ, बड़े आराम से लोग इसको लेके इधर-उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी खराब है, अगर आप नोटिस करोगे तो। इनफैक्ट सरकार ने भी ये बात एग्री करी है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी इसका बेहतर करना बचा हुआ है। फर्स्ट ऑफेंस अगर आप करते हो, मान लो आपको इसका सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग देखी जाती हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग, तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर दोबारा ये चीज़ होती है, तो 3 साल तक की आपको मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर मान लो आपने स्टोरेज वगैरह कर रखा है, तो स्टोरेज के रिगार्डिंग भी यहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा या ₹50,000 तक का आपको फाइन यहाँ पे लग सकता है। तो इंडिया तो कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअली डब्ल्यूएचओ कंसर्न पता क्यों है? क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर रही, ठीक है ना? तो जो नाम मैं आपको बता रहा था, वेप्स, ई-हुक्कास, ई-पाइप्स, ये अदर नाम्स इसको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ना स्टार्टिंग तो लोग इसलिए कर लेते हैं कि थोड़ा कूल दिखने के लिए है, या फिर उनको लगता है कि सिगरेट हार्मफुल होगी, ये ई-सिगरेट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। पर ये धारणा अपने आप में बिल्कुल गलत है। ई-सिगरेट्स भी उतनी ही हार्मफुल है, या रादर आई शुड से ज़्यादा हार्मफुल है एक नॉर्मल सिगरेट से। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, सिगरेट के अंदर, इस ई-सिगरेट के अंदर आपको निकोटीन हो गया, कैंसर कॉज़िंग आपके केमिकल्स हो गया, आपके बहुत सारे हेवी मेटल्स हो गया, एंड जिस वजह से आपकी लंग्स, आपके कैंसर, ये सारी डिज़ीज़ अलग-अलग तरह की आपको यहाँ पर हो सकती हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि इन चीज़ों को समझा जाए और सारे देश मिलकर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग स्टेप्स लें, इसको यहाँ पे रोकने के। और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती हैं। आप एक बार इसको पीने लग गए ना, फिर रुकना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके बहुत सारे डिज़ीज़ेज़, बहुत सारे डिसऑर्डर्स इस तरह से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टडीज़ ने ये भी पाया है कि लगभग 80% इंक्रीज़ आ जाता है हार्ट अटैक्स के अंदर, जब आप ई-सिगरेट्स को आप यूज़ करते हो उसके बाद। एंड साथ ही साथ अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है इसका, तो फीटल एक्सपोज़र की वजह से जो उनका डेवलपमेंट है फीटस का, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सिगरेट्स के, ई-सिगरेट्स के, एंड डेफिनिटली जो ई-सिगरेट का वाला हमारा एक्ट है, उसके अंतर्गत भी ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मालदीव्स विल नॉट रिन्यू एग्रीमेंट फॉर जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद इंडिया। सर इसका क्या मतलब? देखो, आप इस बात को समझो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे आखिर होता क्या है? इस सर्वे के माध्यम से क्या किए जाते हैं, आपके अलग-अलग तरह के नेविगेशनल चार्ट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली जैसे आपकी शिप्स होती है ना, तो शिप्स को मूव करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। आप अपनी रीफ्स हो गया, आपने जो कोस्ट लाइन्स हो गया, ओशियन करंट्स हो गया, टाइड के क्या लेवल्स हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करते हो, उनका यहाँ पे सर्वेस वगैरह करते हो, तो देश के टेरिटोरियल वाटर्स का हमें एक आइडिया लग जाता है, ठीक है? तो इंडिया और मालदीव्स ना मिलकर पिछले 4 साल से ये चीज़ कर रहे थे, 4 साढ़े 4 साल से, ठीक है? पर आप नोटिस करोगे ना कि यहाँ पे मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते ऊपर-नीचे होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों के अंदर इंडिया आउट कैंपेन हमें देखने को मिला था, जो कि फॉर्मर प्रेज़िडेंट अब्दुल्ला यामीन के द्वारा लेड किया गया था। उन्होंने बात करी थी कि यार इंडिया ना हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी के साथ खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इंडिया को बाहर करो, इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे बाहर करो। इस तरह के यहाँ पे अक्सर कैंपेन्स यहाँ पे चलते रहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स को भी यहाँ पे रिमूव किया जाना चाहिए मालदीव्स के नेशन से। तो ये पर्टिकुलर चीज़ अब हमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो 2019 का हमने ये सर्वे स्टार्ट किया था, दोनों देशों के बीच में जो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट बना था, अब इन्होंने बोला है कि नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये अब खत्म हो जाएगा। इस पर्टिकुलर 4 साढ़े 4 साल के अंदर हमने 3 बार ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेस देखने को मिले हैं। अभी जो रिसेंट वाला था, वो तो 2023 के अंदर ही हमें देखने को मिला था। पर क्योंकि इस सर्वे के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई पार्टी चाहे तो इसको रिन्यू करने से मना कर सकती है, तो यहाँ पर मालदीव्स वही चीज़ कर रहा है। क्या कारण इन्होंने बताए हैं? इन्होंने बताए हैं कि इस वजह से हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि वो चाहते हैं कि खुद अपनी मालदीव्स की खुद की अपनी जो मिलिट्री है, वो यहाँ पर इस तरह के सर्विस कंडक्ट करे। ये इनका यहाँ पे इनके द्वारा लॉजिक दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ आईयूसीएन न्यू लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज़। देखो, अभी कॉप 28 हुई, तो वहाँ पर आईयूसीएन के द्वारा ना अपनी लेटेस्ट अपडेटेड रेड लिस्ट बताई गई, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार क्या इंक्लूड किया है, फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट के बारे में। और यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई है कि 4 फिशेज़ हैं हमें केरला से देखने को मिली हैं, जो कि एक्सटिंक्शन का रिस्क फेस कर रही हैं। सर कौन-सी हैं ये फिशेज़? देखो, इनके ना आप नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे ये 4 नाम आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। ये 4 जो नाम हैं, ये फिश के नाम हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार ना ऐसे कुछ रैंडम नाम आपको वो दे देगा यूपीएससी, और बोलेगा क्या है ये? क्या ये बटरफ्लाई है? क्या ये फिश है? क्या ये किसी एस्टेरॉयड का नाम है? इस तरह से।
तो ये नाम आपको बस एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। इनफैक्ट ना यहाँ पे पैंगियो भुजिया का भी नाम है। दरअसल में ना ये जो नाम पड़ा है, ये भुजिया के नाम के ऊपर ही पड़ा है। इस फिश की अगर आप शेप देखोगे ना, तो भुजिया की तरह दिखती है, तो इस वजह से इसका नाम भी पैंगियो भुजिया ही यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ पर होता क्या है ना, आप जानते होंगे आईयूसीएन के द्वारा ना एक अलग-अलग एक्सटिंक्शन रिस्क के हिसाब से उनको कैटेगराइज़ किया जाता है। आप लोगों ने ना रीजनल एक्सटिंक्ट, चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो कैटेगरीज़ है उनको देखा होगा। डेटा डेफिशिएंट हो गया, लीस्ट कंसर्न, फिर जैसे-जैसे उनका एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ता जाता है, तो ऊपर-ऊपर कैटेगरीज़ उनकी देखने को मिलती है। नियरली थ्रेटेंड हो गया, फिर थ्रेटेंड के अंदर आपका वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। इस तरह से इनकी कैटेगरीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसका देखने को मिलता है कि कौन-सी स्पीशीज़ को कितना ज़्यादा खतरा है उनके खत्म होने का, उनके एक्सटिंक्ट होने का। तो ये इस तरह की रेड लिस्ट आईयूसीएन के द्वारा 1964 के अंदर लाई गई थी, ठीक है ना? उससे पता लगता रहता है वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी के बारे में, एंड साथ ही साथ और भी चीज़ें हमें पता लगती रहती हैं। जो पहली बार इनके द्वारा वर्ल्ड फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ के बारे में बताया गया, उसके अंदर इन्होंने ये बात करी कि दुनिया की लगभग जो 25% फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ है ना, वो एक्सटिंक्शन के रिस्क के ऊपर हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग 17% आप नोटिस करोगे फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से 57% फिशेज़ एक्सटिंक्शन के रिस्क के ऊपर हैं, और डैम्स और वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से भी 45% फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को इम्पैक्ट आया है। बाकी ओवरफिशिंग तो आप जानते ही हो, डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ नंबर्स बता के इन्होंने कोशिश करी है बताने की कि किस-किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बाकी इन्वेसिव स्पीशीज़ का भी इम्पैक्ट है। ठीक है ना? यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, कुछ यहाँ पे इन्होंने और कुछ कैटेगरीज़ के नाम दिए हुए हैं, जिनकी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इनका भी ना देखो, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं कि कौन-सा किसका आईयूसीएन स्टेटस क्या चेंज हो गया। तो इनके आप नाम देख पाओगे, अटलांटिक सैल्मन का लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेन्ड में डाल दिया। लार्ज टूथ लेक टुर्काना रॉबर को इन्होंने मूव कर दिया लीस्ट कंसर्न से वल्नरेबल के अंदर। साइगा एंटीलोप को क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ये बेहतर हो गया है, नियर थ्रेटेन्ड में आ चुका है। एंड उसी तरह से इसका, ठीक है, ये जो नाम है इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से हमने एंडेंजर की कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको थोड़े पता होने चाहिए कि इस बार क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो ये एक आइडिया लगा हमें आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में। बाकी आप आईयूसीएन के बारे में जानते ही होंगे, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सरकारें तो होती ही होती हैं, बट उसके साथ आपकी बहुत सारी एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में आती हैं, ताकि हम यहाँ पे नेचर और लाइफ लाइफ को इस तरह से कंज़र्व कर पाएँ। तो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था ना, उसको अगर आप समझोगे, तो पहली बात कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो फिश स्पीशीज़ हैं, वो मोर देन हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड की नोन स्पीशीज़ का फ़ॉर्म करती हैं। ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। पर जो दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि पहली बार ऐसा असेसमेंट हुआ है, हाँ जी, ये बात भी करेक्ट है। तो दरअसल में इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दी है। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तीसरा आपके लिए मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, मंडे के अंदर, इसको थोड़ा और भी डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे, पर ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। एक्टोसाइड टैबलेट्स के बारे में, पेल्विक कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एफएसएसएआई के बारे में कह रहे हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हमने एक्ट भी देखा था, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तीसरा कह रहा है जो जीसीटीएफ है, इसका इंडिया फुल टाइम मेंबर बना 2019 के अंदर, अरे नहीं, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगी। ओआईसी के हेडक्वार्टर्स, सॉरी सेक्रेटरीट आपको जेद्दा सऊदी अरेबिया में देखने को मिलते हैं, ये बात आपकी चौथी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, एक कमेटी ऑन प्रिविलेजेस के बारे में कोशिश कीजिएगा, डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमने पहले, एंड दूसरा एक फैक्चुअल चीज़ है कि इंडिया के कितने प्रोडक्शन और कितने एक्सपोर्ट्स होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर, क्या एक बेसिक आइडिया आपको है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो ये भी कोशिश कीजिएगा नीचे मुझे कमेंट्स में आंसर बताने की। कल एक और होमवर्क दिया था एमसीआईज़ के बारे में, मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडिएट्स के बारे में, डिस्कस्ड ऑलरेडी है, आई थिंक परसों या उससे 1 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। तो बिल्कुल ये वो फर्म्स होती हैं जो कि अलग-अलग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोडक्ट्स यहाँ पे देती हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ये सफ़र नहीं करती किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को। अरे क्यों भैया, क्यों नहीं करेंगी? जैसा आपका फाइनेंस के अंदर आपके अलग-अलग इश्यूज़ आते हैं, आपके टेक्नोलॉजी इश्यूज़ आते हैं, ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, वो यहाँ भी आएँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सेकंड बात गलत हो जाएगी। और उसने पूछा हमसे क्या था? इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर बनेगा कौन-सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जा सकते हो, एंड यहाँ पर जाके अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।